नमस्कार दोस्तों, हमारे राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर खबर सबसे पहले मिल सके। राजस्थान बीजेपी और कांग्रेस में चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर जमकर हमला बोला है। पूनिया ने एक बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा पहले अपना घर संभाले। कांग्रेस सरकार अंतर्कलह से जूझ रही है, इसके कारण प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़े हैं। कांग्रेस सरकार की विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए डोटासरा आए दिन बयान देते रहते हैं। पूनिया ने कहा कि अशोक गहलोत और गोविंद डोटासरा में प्रतिस्पर्धा है कि महात्मा गांधी की पुरानी बात मानकर कांग्रेस को खत्म कर बहादुर शाह जफर कौन बनेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी शासित राज्यों की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। धर्म के आधार पर लोगों के साथ मारपीट के वायरल वीडियो को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकारों पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा, ऐसी घटनाओं पर सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं करना सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है। राजस्थान में इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री गहलोत के इस ट्वीट पर पलटवार किया है। पूनिया ने ट्वीट का जवाब ट्वीट से देते हुए पूछा कि राजस्थान का गृह मंत्री कौन है? राजस्थान में जो घटित हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अपने ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न के मामले में जीवन की आखिरी सांस तक जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके मेडिकल आधार पर 6 हफ्ते की जमानत मांगी थी। आसाराम के अधिवक्ता प्रदीप चौधरी के मुताबिक आसाराम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई अंतरिम जमानत अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। राजस्थान में इस साल आकाशीय बिजली लगातार अपना तांडव दिखा रही है। कोटा संभाग में मानसून की दोबारा से हुई दस्तक के बाद एक बार फिर से आकाशीय बिजली ने 3 लोगों की जान ले ली और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें एक महिला की मौत कोटा जिले के इटावा इलाके में हुई है, वहीं 2 युवकों की मौत बारां जिले के किशनगंज इलाके में हुई। हादसा के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने हताहतों के परिजनों से मिलकर उनको सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है। घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। राजस्थान में बारिश की बेरुखी कई इलाकों में कहर ढा रही है। किसान बर्बादी के कगार पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में तो फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां अगर 1-2 दिन में बारिश ना हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। फसल भले ही खेतों में लहलहाती दिख रही हो, लेकिन उनकी जड़ें सूख चुकी हैं। जिन इलाकों में पानी नहीं है वहां फसल में 100% तक का नुकसान हो रहा है। राम तो किसान से रूठ चुका है और अब किसानों की उम्मीद राज्य से जुड़ी है। जयपुर जिले के गांवों के हालात भी बेहद विकट हैं। भारत में केरल के चलते पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना के 40,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि एक दिन के लिए यह संख्या घटी जब मंगलवार को देश में 30,000 की लपेट में मामले दर्ज हुए। हालांकि अब एक बार फिर कोरोना के केस में उछाल दर्ज की गई है। पूरे देश में जहां कोरोना के मामले 41,000 की लपेट में है, तो सिर्फ केरल में ही 30,000 से ऊपर मामले रिपोर्ट किए गए हैं। केरल में लगातार कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर केंद्र की चिंता बढ़ती जा रही है। पिछले दिन जहां पूरे देश में 30,941 मामले सामने आए थे, अब वहीं बुधवार को रिपोर्ट हुए मामलों की संख्या 41,965 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की संख्या 33,964 रही। इन दिनों भौगोलिक स्तर पर हो रही तमाम हलचलों ने दुनिया को काफी परेशान कर रखा है। एक मसला खत्म होता नहीं है कि कोई दूसरी बड़ी मुसीबत सामने दिखाई देने लगती है। अफगानिस्तान पर 20 साल बाद तालिबान के दोबारा कब्जे की खबरों से उठा तूफान अभी थमा नहीं है कि एक नया दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने प्रतिबंधों की फिक्र छोड़ते हुए अपने एक परमाणु रिएक्टर यंगबियन को फिर से शुरू कर दिया है। इस रिएक्टर में एटमी हथियारों के लिए प्लूटोनियम तैयार किया जाता है। उपग्रहों से मिली तस्वीरों का हवाला देते हुए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में दावा किया है कि उत्तर कोरिया के इस रिएक्टर में जुलाई से परमाणु गतिविधियां शुरू की जा चुकी हैं। भारत और तालिबान के बीच दोहा में पहली बार बातचीत हुई है। ये बातचीत दोहा में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल और तालिबान की राजनीतिक शाखा के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास अस्तानिकजई के बीच हुई है।
अस्तानिक जई तालिबान का एक बड़ा नेता है और वो उसके शीर्ष नेताओं की पंक्ति में भी शामिल है। तालिबान के इस नेता से बातचीत की एक वजह यह भी है कि इसका भारत से सीधा संबंध रहा है, इसीलिए ही तालिबान ने भारत से बातचीत के लिए इसको आगे किया। अस्तानिक जई कई भाषाओं में पारंगत भी है। अगस्त में भले ही मानसून की बारिश सामान्य से कम हुई हो, लेकिन सितंबर इस कमी को पूरा कर देगा। मौसम विभाग के अनुसार देश में अगस्त महीने में सामान्य से 24% कम बारिश हुई है, जो कि आईएमडी की भविष्यवाणी से उलट है, लेकिन सितंबर में बारिश सामान्य से अधिक होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान के महानिदेशक मृत्युंजय मोहपात्र ने बुधवार को कहा कि सितंबर के मध्य भारत के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना बनी हुई है। भारत के वायु प्रदूषण को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें इसके परिणामों को लेकर आगाह किया गया है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि औसतन एक व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा से 2.5 से 2.9 वर्ष तक की अतिरिक्त गिरावट आ रही है। अगर प्रदूषण को लेकर संभले नहीं तो जीवन प्रत्याशा में 9 साल तक की कमी आ सकती है।